सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो उसे प्रूव करने के लिए नियर द सेंटर यहां पर हमने एक पॉइंट चूज कर लिया विच इज O1। सेंटर से ये सेपरेशन मैं x ले लेता हूं, तो कॉइल के सेंटर से O1 तक का सेपरेशन हो जाएगा r प्लस एक्स, O1 तक का सेपरेशन आ जाएगा r प्लस एक्स, और ये वाला सेपरेशन आ जाएगा r माइनस एक्स। सो जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हो, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में r था या r था? r था। अगर r था तो ये r/2 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो प्लीज, क्वेश्चन में सेपरेशन क्या दिया हुआ था? दोनों कॉइल्स के बीच का सेपरेशन कितना था? r था। तो ये r/2, ये r/2 प्लस एक्स और r/2 माइनस एक्स। इसे मैं कहता हूं कॉइल 1, इसे कहते हैं कॉइल। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O1, O1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, प्रांजल पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। सेंटर O था, O1 पर हम मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जब आप दोनों कॉइल्स में करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों कॉइल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। सो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ B1 एंड B2। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 का वेक्टर सम। जब आप B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लोगे, ये एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय, अगर n टर्म्स है तो n भी आ जाएगा, बाय ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस जो x स्क्वायर लिखते हैं वो कॉइल और पॉइंट तक का सेपरेशन, दिस इज R/2 प्लस x का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस इस, और डायरेक्शन राइटवर्ड्स होगा आई कैप के अलॉन्ग। तब R गिवन है, दोनों कॉइल्स के बीच का सेपरेशन R दिया हुआ है, तो सेंटर से R/2 हो जाएगा। तो ये हुआ म्यू नॉट NI R स्क्वायर, यहां बस होगा R स्क्वायर प्लस सेपरेशन है R/2 माइनस एक्स, R/2 माइनस एक्स का स्क्वायर टू द पावर 3/2। वही एक चीज और, ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, जहां डाउट है वही पूछ लीजिए, मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मेरे 10-15 मिनट इसी में निकल जाएंगे। आप जहां अटके वहां पूछ लीजिएगा, मैं इस कैलकुलेशन को रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आपका इतना, और ये भी आई कैप के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। सो पहला काम तो करते हैं, जो कॉमन है उसे अलग कर लो, म्यू नॉट NI R स्क्वायर आई कैप डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमन हो गया। यहां बच गया 1/r स्क्वायर प्लस, मैं ये होल स्क्वायर ओपन कर, R स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो R स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू R/2 इंटू एक्स, 2 इंटू R/2 इंटू एक्स, और उस पूरे की पावर 3/2। बिल्कुल इसी तरह से यहां भी देखिए, इट्स 1/r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, जस्ट मैं होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, R/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई कैप, ये आ गया 1/r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय 4, कितना आ गया 5 R स्क्वायर बाय 4
प्लस आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। 5r² by 4 माइनस आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ देखो x जो है वो r से बहुत कम है। ये जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ ना O1, ये O के बहुत नेबरहुड में, ये r से बहुत कम है। तो जब आप आर स्क्वायर के कंपेरेबल एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हो, सो हम इस एक्स स्क्वायर को प्लस 5r² by 4 के कंपेरेबल इस एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देते। मैं इस आर एक्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक्स के साथ आर भी आ रहा है जो बड़ी टर्म, तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पूरा आर एक्स निग्लेक्ट कर दूं, ये बहुत बड़ी टर्म। नहीं अब्दुल्ला, ऐसा नहीं कर सकते। वजाहत, क्योंकि आर मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे आप इस आर एक्स को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स के साथ आर आ रहा है। वो गलत हो जाएगा, वो लॉजिकली गलत होगा। वो एक अलग बात है कि शायद आंसर सही आ जाए, लॉजिकली गलत है। सो ये जो बी होगा, ये बी होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 i कैप। अलमास, रीजन ये कि सिर्फ r/2 प्लस एक्स नहीं है, r/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर करोगे तो देखो मैं r के साथ x को नहीं हटा रहा। यहां तक समझ में आया? तबस्सुम। okay. अब इसमें मैं ये कह रहा हूं, जो पॉइंट ले रहे हैं ना आप, जिस पॉइंट पर आप फीड ले रहे हैं O1, ये O के बहुत पास है क्योंकि उसने कहा है सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो ये x बहुत छोटा लिया हुआ है मैंने, रेडियस के कंपेरेबल x बहुत छोटी टर्म, x बहुत कम है r से। अगर x बहुत कम है r से तो x स्क्वायर r स्क्वायर से और कम होगा। सो इसको यहां में, सॉरी x स्क्वायर नहीं, इसको यहां में x को इग्नोर कर रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं 5r² by 4। x बहुत बहुत छोटा है r के कंपेरेबल, तो x स्क्वायर r स्क्वायर से और कम होगा। हाँ, स्मॉल एलिमेंट है। उस्मा, यही समझा रहा हूँ मैं इसी चीज को, x बहुत बहुत छोटा है r से। यहाँ तो मैंने बस होल स्क्वायर ओपन करके लिख दिया है, आर स्क्वायर प्लस r² by 4, एलसीएम ले लो 5r² by 4 हो जाता है। r² प्लस r² by 4 एलसीएम ले लो 5r² by 4 हो जाता है। तो यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया। आरिफ, हम नहीं ले सकते। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना एक बार भी, तो उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सेंटर के आसपास, कि सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो सेंटर के पास बहुत स्मॉल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, जब वो कह रहा है सेंटर के पास, दैट मीन सेंटर के पास जो पॉइंट ले रहे हो बहुत करीब है, एक्स बहुत कम होगा। एक्स बहुत कम है तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से और ज्यादा कम होगा। इसीलिए मैं एक्स स्क्वायर के कंपेरेबल आर स्क्वायर के कंपेरेबल एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आर और एक्स तो फिर भी आप लिखना पड़ेगा एक्स, लेकिन आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं स्क्वायर की रिस्पेक्ट में इग्नोर कर रहा हूं। भाई तौहीद, ये तो शायद लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था कि अगर एक कॉइल है, ये कॉइल रखी हुई है और मैं कह रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कर, तो कॉइल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड हर रीजन में होगी। ऐसा नहीं है कि राइट में तो यहाँ यहाँ नहीं आएगी, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन। तौहीद, तो मैं कह रहा हूँ ना कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, तो ऐसे नहीं कि एक साइड करेगी, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। और तो कोई डाउट नहीं किसी का यहाँ तक?
तो जब मैं एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दूंगा तो ये बचेगा 1/5r² / 4 प्लस RX टू द पावर 3/2। देखिए ये एनसीईआरटी की उन प्रॉब्लम्स में से जो बोर्ड में कभी नहीं पूछी गई, तो इनके आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो अब तक कभी नहीं आया बोर्ड्स में, शायद किसी स्कूल एग्जाम्स में या प्री बोर्ड में आया तो पता नहीं, बोर्ड्स में कभी नहीं आया। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आने के। वैसे ये हर साल मैं कहता हूँ, हर साल नहीं आता, हो सकता है इस साल आ जाए। चलो खैर इतना लिख लो, इतना लिख डालो। जब इतना लिख लें आप तो बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। हाँ मान, देखो एनसीईआरटी में आप मना तो नहीं कर सकते कि नहीं आएगा, श्योरिटी के साथ तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि नहीं आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरे पूरे चांसेस। अमानत यही तो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं वही तो हम प्रूफ कर रहे हैं। जी हार्दिक, ये आपका ही बैच है। अमानत जो आप पूछ रहे हैं उसी को तो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जब आप अभी रुक जाओ जरा, तो जब मैं फाइनल स्टेप पर पहुंचूंगा तो आपको खुद दिख जाएगा आंसर क्या हो। भाई इतना लिख लीजिए, और इतना हो जाए तो बताइए मुझे, इसे रब करते हैं। अलीजा, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी थॉरोली करनी होती है, और एसएल अरोड़ा में जो क्वेश्चंस गिवन है उन्हें कर लो, दैट्स एनफ। एनसीईआरटी और एसएल कर लो, बहुत है। लेकिन एनसीईआरटी थॉरोली, एक एक लाइन, एक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का आना चाहिए, सिलेक्टेड नहीं कि जो अच्छा लगा वो कर लिया, जो टफ लगा उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पूरी एनसीईआरटी, एक एक लाइन, एक एक वर्ड एनसीईआरटी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए। अभी देखो ये जो जहां कैलकुलेशंस आकर रुक गई है ना, ये वाला पोर्शन, इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते ऑब्वियसली। 3/2 पावर कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए मैं बाइनोमियल यूज करना चाहता हूँ। बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 + y⁴ और मैं आपसे कह रहा हूँ y 1 से बहुत बहुत कम है, 1 + y⁴ सॉल्व कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ y 1 से बहुत कम है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 + ny। ये डायरेक्टली पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये ट्रू तभी होगा जब y जो वैल्यू है ये 1 से कम हो। तो अभी तो RX 1 से कम नहीं है, मुझे किसी तरह से इसे 1 से कम लाना होगा दोनों में। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक आप यूज कर सकते हो, इट्स μ0 ni r² / 2 i cap। इसमें से 5r² / 4 कॉमन ले लीजिए। μ0 ni r² / 2 i cap। तो यहाँ पर 5r² / 4 कॉमन ले लीजिए, और इसकी पावर कर दो 3/2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस RX, भाई कॉमन लेने का मतलब है दोनों को सेम टर्म से डिवाइड कर दिया, RX /
5r² by 4 to the power 3/2 प्लस 1 बाय, वही काम यहां भी करते हैं सेकेंड वाली टर्म में भी, 5r² by 4 टू दी पावर 3/2, इसे भी कॉमन ले लेते हैं, मैं सब रब कर रहा हूँ। तो यहां सिर्फ बच जाएगा, इट्स 1 माइनस rx/, सिर्फ कॉमन लिया है मैंने, 5r²। और भाई एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, कोई खुश ना हो कि इतना लंबा नहीं आएगा। एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट है, कुछ भी आ सकता है। ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। इट्स म्यू नॉट NI r² डिवाइडेड बाई 2I गैप। अब देखो 5r² by 4 टू द पावर 3/2, 5r² by 4 टू द पावर 3/2, ये कॉमन आ जाएगा पूरे में। तो 5r² by 4 टू द पावर 3/2 कॉमन ले गए। तो ये बच गया 1/1 प्लस इस 4 को ऊपर ले जाओ, 4x/5r टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाय, यहां भी यही होगा, बस प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, 1 माइनस 4x/5r टू द पावर 3/2। आप एक काम कर सकते हैं, इसे न्यूमरेटर में ले जाइए। जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो ये b हो गया, विच इज म्यू नॉट NI r² by 2I कैप 5r² by 4 टू द पावर 3/2। इसे न्यूमरेटर में ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4x/5r टू द पावर -3/2, 1 माइनस 4x/5r टू द पावर -3/2। ये आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ बायनोमियल लगा सकते हैं। भाई ये जो टर्म है देखो, x/r आ रहा है, x r से बहुत कम है, x इज लेस देन r, तो ये जो 4x/5r होगा ये लेस देन 1 हो जाएगा, इनफैक्ट बहुत ही 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ बायनोमियल लगा सकते हैं आप, इस 1 प्लस 4x/5r टू द पावर -3/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस 3/2 4x डिवाइडेड बाय 5r। इसे नहीं आता, बस ये सिंपल बायनोमियल है, पावर से यहाँ मल्टीप्लाई करो। सो ये 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 5, 1 माइनस 6x/5 लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए, मुझे फिर रब करना होगा। शायद आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन एग्जाम में अब तक क्यों नहीं आया। इसका x/r को 0 नहीं ले सकते, x²/r² होता अगर तो आप ले लेते, x/r को नहीं ले सकते, वो लॉजिकली सही नहीं होता। x²/r² होता तो ले लेते।
चलो जी लिख लिया ये। हाँ फैजान बताओ। नहीं होगा फैजान, वही है, वो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। एक्स बाय आर को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता। एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता तो कहानी यही खत्म हो जाती, लेकिन एक्स बाय आर है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट्स म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 5 आर स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 3/2। आयशा यहाँ पर सिर्फ मैंने बाइनोमियल यूज किया है। वन, ये बाइनोमियल ना, ये फॉर्मूला होता है 1 + y की पावर अगर n है तो इसे आप 1 + ny लिख सकते हो। यहाँ y की जगह 4x/5 आ रहा है और n की जगह -3/2 है, तो मैंने जस्ट -3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 - 3/2 4x/5 है, तो ये 2x हो गया 6x/5। आयशा हुआ इतना? तो ये आ जाएगा 1 - 3/2, बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाइनोमियली ओपन कर रहे हैं। इट्स 4x/5 प्लस 1 -3/2 4x/5। 4x/5। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया, इट्स म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ आई कैप रह गया, चलो आई कैप भी आ गया। 5 r² बाई 4 टू द पावर 3/2। तो यहाँ अगर कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 1 - 6x/5 r प्लस ये आ जाएगा 1 + 6x/5। सो ये वाली टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर आई कैप बाई 2 5 r² बाई 4 टू द पावर 3/2। और ये 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर आई कैप। भाई देखो 5 की पावर 3/2 है, तो ये 5√5 हो जाएगा। आर स्क्वायर का r³ हो जाएगा। 4 टू द पावर 3/2 8 हो जाएगा।
सो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इट्स म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर आई कैप डिवाइडेड बाय 5√5 आर क्यूब, और इसे यहां ले जाकर 8 से मल्टीप्लाई करो। ये तो बचेगा ना, 1 + 1 2 तो बचेगा प्रांजल। सो ये इस क्यूब को कैंसिल कर देगा। तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई 8 आई कैप बाय 5√5 आर। यार कोई 8/5√5 कैलकुलेट करना कितना आता है? 8/5√5 बता दो मुझे, 0.72 आ रहा है। तो ये आ गया 0.72 म्यू नॉट एन आई आई कैप बाय, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, ये एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये जो एक्सप्रेशन है दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये एक्सप्रेशन कहीं भी एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है अगर आसपास नेबरहुड में आप कहीं जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। अगर छोटा डिस्टेंस एक्स पर आप मूव भी कर रहे हैं, ओ पर लो या O1 पर लो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेंदी कैलकुलेशन, इसीलिए शायद आज तक कभी एग्जाम में नहीं दिया इसने, लेकिन एनसीईआरटी का पार्ट है तो आपको आना चाहिए। लिखिए इसके साथ बायट-सेविट्स लॉ खत्म हुआ, कुछ और स्टार्ट करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है बायट-सेविट्स लॉ को। हैं बायोट-सेविट्स लॉ में न्यूमेरिकल्स और ऐसे नहीं है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ टफ है, बाकी तो सब हम क्लास में कर ही चुके हैं। हाँ प्रांजल, 5 की पावर 3/2 ना, तो 5 की जब पावर आप 3/2 लोगे तो 5√5 भी तो आएगा। पहले पावर हाफ कर दो तो √5 आ जाएगा। थ्री 3.57 आ रहा है। अच्छा भाई, चेक करना जरा ये। 0.72 आ रहा है। भाई मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, तुम क्यों बेवजह मुझे कंफ्यूज करने पे तुले हुए हो तुम लोग। √5 कितना होगा? 2.3 2.4 के आसपास होगा। 2.4 इंटू 5, 12। हाँ यार इतना ही आएगा, जाहिर 3 तो नहीं आ सकता, 1 से तो कम ही आएगा। ये 5√5 तो 8 से बड़ा होगा, क्या कर रहे हो? 5√5 तो 8 से तो बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा कैसे आ जाएगा? 1 से तो कम ही आएगा। ये 8 है, ये 5√5 छोटा है। 5√5 तो बड़ा है 8 से, डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से तो कम ही आएगा। अभी सही है, बिल्कुल सही करा है मैंने। जल्दी लिख दो उसको, बहुत हो गया, खत्म हुआ ये, कुछ और स्टार्ट करते हैं।
भाई जब सब लिख लें मुझे बताते जाइए, मैं इसे रब कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, बायट सेवर्ट्स लॉ खत्म हुआ। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किट। एम्पियर सर्किट। सो देखो, बायट सेवर्ट्स लॉ जो था वो काफी हद तक कूलम्स लॉ से मिलता था। जैसे कूलम्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बिल्कुल उसी तरह से बायट सेवर्ट्स लॉ भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है। लेकिन ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये काफी हद तक आपको गॉस लॉ से मिलता हुआ दिखेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम एक टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन पर कोई वेक्टर एक्ट कर रहा है। एक वेक्टर ए है, कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, कोई वेक्टर है। मैं कह रहा हूँ इस लाइन पर इसका इंटीग्रल ले लो। तो आप करोगे क्या, लाइन पर एक स्मॉल एलिमेंट लोगे डीएल। लाइन इंटीग्रल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ऑपरेशन है। जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑपरेशन, ऐसी लाइन इंटीग्रल एक ऑपरेशन। आप करोगे क्या, वेक्टर ए का डॉट लोगे डीएल के साथ। वेक्टर ए का डॉट आप डीएल एलिमेंट के साथ लेंगे और पूरे पर इंटीग्रेट करोगे। वेक्टर ए का डॉट लिया आपने स्मॉल एलिमेंट डीएल के साथ और पूरे के ऊपर आपने उसे इंटीग्रेट कर दिया। दैट्स लाइन एलिमेंट। तो अगर मैं कहता हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लो, स्मॉल लेंथ एलिमेंट के साथ डॉट लो और पूरे के ऊपर इंटीग्रेट करो। लिख लीजिए। हार्दिक, एक वेक्टर है ए, एक लाइन है ए से लेकर बी तक। मैं आपसे कहता हूँ लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए। तो लाइन का एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएल, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे डीएल के साथ और पूरी लाइन के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट आरएफ प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगी। यहां लिमिट ए से बी हो जाएगी, लिमिट वेरी करेगी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। बट लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर का मतलब सिर्फ इतना है, स्मॉल एलिमेंट के साथ डॉट ले लो और सॉल्व करो। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूँ, रब कर दूं इसको। अब लाइन इंटीग्रल के बाद अब देखिए एम्पियर सर्किट। एम्पियर सर्किट लॉ है बहुत स्कोरिंग चीज। देखिए एम्पियर सर्किट लॉ कहता है आपने कोई एक करंट ले लिया, ये वायर स्ट्रेट नहीं है, मैंने इसीलिए इसे आगे ले जाके कर्व कर दिया है, किसी रैंडम शेप की वायर है।
ये वायर कुछ करंट आई लेके जा रही है। इस वायर के अराउंड मैंने एक लूप ले ली। तो ये लूप ऐसा समझ लो, ऐसा एक लूप है और इस लूप में से ऐसे कर कर वायर पास हो रही है। मुझे बता सकते हो लूप है किस प्लेन में, किस प्लेन में होगा ये लूप? लूप होगा एग्जेक्ट प्लेन में। और ये कुछ डायरेक्शन है करंट का, ये लूप का डायरेक्शन है, एग्जेक्ट प्लेन में जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ लूप है, लूप में कोई करंट नहीं जाता। ये डायरेक्शन ऑफ लूप है जो मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ लूप डिसाइड करने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल। थंब लो, करंट की डायरेक्शन में रख दो, जहां भी करंट जा रहा है वहां थंब रख दो। फिंगर का जो कर्वेचर होगा वो लूप का डायरेक्शन देगा। तो आपने थंब अपवर्ड्स रख दिया, फिंगर का ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर आपको लूप का डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन ऑफ लूप हो जाएगा। तो देखिए, ये जो करंट एलिमेंट है कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इस वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसी रैंडम डायरेक्शन में मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ। मैं राइट हैंड थंब रूल पूरी एलिमेंट के लिए तब तक नहीं लगा सकता तब तक मुझे पता ना हो कि स्ट्रेट है, कर्व्ड है, कैसा है। तो मैंने एक रैंडम वायर मान ली और मैंने कहा मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये जो लूप दिया है, इस लूप का मैंने एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर लिया, डीएल। लूप का ये डायरेक्शन है। तो डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन जो होगा, डीएल एलिमेंट टेंजेंशियली एक्ट कर रहा होगा। यहाँ जो डीएल एलिमेंट होगा, डीएल एलिमेंट टेंजेंशियली एक्ट कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच में एक एंगल होगा, दैट एंगल इज थीटा। इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल एलिमेंट। तो बी और डीएल के बीच में एंगल इज थीटा। ये ज्योमेट्री बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सो एक वायर है, इस वायर से करंट जा रहा है, वायर के अराउंड मैंने एक लूप ले ली, लूप से कोई करंट पास नहीं हो रहा, बस लूप इसलिए कि लाइन इंट्रीगल ले ली। और मैग्नेटिक फील्ड वायर ने जनरेट करी। बी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। आपने एक वायर ली, उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट करी। तो जो लाइन इंट्रीगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, लूप इसलिए ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल लेने के लिए। भाई वायर है ना, वायर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मतलब अगर मैं करंट कैरिंग वायर ले लूं तो वायर अपने अराउंड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो लूप के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी होगी वायर ने, यहाँ भी वायर ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की होगी। तो मुझे उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल चाहिए ओवर द लूप। अभी मोटा समझ में आया? भाई वायर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अपने ऊपर थोड़ी ना जनरेट करेगी, वायर तो हर जगह जनरेट करेगी। मैंने वायर की मैग्नेटिक फील्ड ले ली, लूप के आसपास भी होगी, यहाँ भी ले ली। बी डायरेक्शन के लिए मैं 3 बार बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैं ले रहा हूँ वायर, ना ये स्ट्रेट वायर है ना ये सर्कुलर है, मैं इसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने एक रैंडम डायरेक्शन बी का लिया हुआ। आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप इसे ले लीजिए। मैं भी कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं ले रहा, मैं रैंडम डायरेक्शन ले रहा हूँ। भाई फिर सुन लो, ये बी करंट जनरेट कर रहा है बट डायरेक्शन मैं डिसाइड नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता करंट एलिमेंट कैसा है। तो मैंने एक रैंडम डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ओवर द लूप जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का,
This is closed integral of B dot dl. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लूप होगा बी डॉट डी। अब एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई पासिंग थ्रू द लूप। इस लूप से जो भी करंट जा रहा होगा म्यू नॉट टाइम्स उस करंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स, ये जो लूप है लूप में से करंट नहीं जा रहा, लूप के अंदर से वायर जा रही है, इस वायर से जो भी करंट होगा उस करंट से मल्टीप्लाई कर, इसे कहते हैं आई इनक्लोज्ड। ये एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, स्टेटमेंट देख लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड line integral of magnetic field is mu naught times the current I passing through the loop. This is ampere circuit law. It's mu naught times the total current I passing through the loop. ये ampere circuit law. So B dot dl जो होगा ये होगा mu naught I enclosed. Closed integral of B dot dl is mu naught times I enclosed. चलिए इतना लिख लीजिए। अभी इसे प्रूफ भी करेंगे, पहले इतना लिख लो फिर इसको प्रूफ देखते हैं, इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो इतना हो जाए तो बताइए मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया।
अब इसमें कुछ चीजें यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ एक टर्म यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ लूप। डायरेक्शन ऑफ लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो यहाँ राइट हैंड थंब रूल कहता है प्लेस योर थंब along the direction of current curvature of finger will give direction of loop। तो ऐसे आप डायरेक्शन डिसाइड करें। जैसे देखो एक लूप दी हुई है, इस लूप में से करंट I1 आ रहा है आउटवर्ड्स, कोई बताएगा मुझे लूप का डायरेक्शन क्या होगा? भाई जितने लोग हैं एटलीस्ट उतने आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज्यादातर लोगों से। करो जरा कैलकुलेट करो क्या आएगा डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। यस, थंब आउटवर्ड्स रख दो, फिंगर का कर्वेचर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। थंब आउटवर्ड्स जा रहा है, फिंगर का कर्वेचर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी बात है लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अगर मैं इनवर्स दे दूं अब क्या होगा? अगर आप इनवर्स रखोगे तो फिंगर का कर्वेचर क्लॉकवाइज आएगा। वेरी गुड, तो मेजॉरिटी का आंसर सही आ रहा है, क्लॉकवाइज लूप है। अब देखो एक ही लूप को ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों नहीं कह सकते, मतलब मैं नहीं कह सकता क्लॉकवाइज भी होगी और एंटी क्लॉकवाइज भी होगी, तो किसी एक डायरेक्शन कंसीडर करना होगा। तो अगर करंट अलग अलग डायरेक्शंस में है तो किसी एक करंट को पॉजिटिव ले लो। हाँ आयशा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे। अब अगर दो करंट्स हैं, किसी एक करंट को पॉजिटिव लो, आपकी चॉइस है। यूजुअली ऐसा करते हैं जिस करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, कम वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। तो आपने थंब लिया, आउटवर्ड्स ले लिया, फिंगर का जो कर्वेचर है दैट इज एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट, और एक ये I3 और मान लीजिए, देखो I3 लूप के बाहर जा रहा है तो इसे आप काउंट नहीं करोगे, आप सिर्फ उसको काउंट करोगे जो इनसाइड द लूप। तो इसे आप लिखेंगे I1 माइनस I। So closed integral of magnetic field is mu naught times I1 minus I। ये आम पे से करेंगे। I3 की वजह से फील्ड बनेगी, हाँ वजह बनेगी, लेकिन जब आप I3 की वजह से इस एलिमेंट पर इंटीग्रल लोगे और यहां लोगे तो कैंसिल कर देगा वो एक दूसरे। जब आप यहां लोगे और यहां लोगे तो कैंसिल कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को। अगर यहां पर देखो डायरेक्शन ऐसा है ना लूप का, यहाँ लूप का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ चेंज हो गया, दोनों एलिमेंट्स के लाइन इंटीग्रल्स एक दूसरे को कैंसिल कर, क्लोज लूप पर आप ले रहे हो, इसीलिए सिर्फ वही मैटर करेगा जो इनसाइड है। इतना लिख लीजिए, फिर एक टर्म और है उसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसको। आयशा जरूरी नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसे आप पॉजिटिव ले लीजिए। अब मेरे पास I1 I2 के नंबर्स तो थे नहीं, तो मैंने किसी को भी पॉजिटिव ले लिया। आप चाहो तो I2 को नेगेटिव ले लो, I1 पॉजिटिव,
I2 को पॉजिटिव ले लो, I1 नेगेटिव हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है आयशा, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, जिस करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, उसे आप पॉजिटिव। नहीं आयशा, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एप्लीकेबल। हाँ, ऑल्टरनेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ जाहिद, नेट करंट लेंगे, लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिंग में अप्लाई करेंगे ना, तो आरएमएस और एवरेज के लिए अप्लाई करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं, क्योंकि आरएमएस और एवरेज कांस्टेंट होता है एसी के लिए भी। अगर आप इसे एसी में अप्लाई करोगे तो आरएमएस और एवरेज में अप्लाई करोगे आयशा, और किसी में। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है। हाँ हार्दिक, पूरा पूछो। हाँ, अभी तो हम डीसी ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम एसी में आए नहीं, अभी तो हम डीसी पढ़ रहे हैं। डीसी में अप्लाई करें, एसी में भी कर सकते हैं, लेकिन एसी में अप्लाई करोगे तो आरएमएस या एवरेज वैल्यू की। जल्दी जल्दी लिखो, लिखिए लिखिए, इतना लिखिए फिर बताइए मुझे। नेक्स्ट देखिए, एम्पिरियन। देखो एम्पिरियन लूप क्या है, अगर आप लोगों ने वैसे गॉस लॉ सब कर चुके हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मेरे साथ गॉस लॉ ना करा, क्लास छोड़िए तो एक अलग बात है। एम्पिरियन लूप, गॉस लॉ में हमें गॉसियन सरफेस पढ़ते थे, बिल्कुल गॉसियन सरफेस की तरह एम्पिरियन लूप है। ये एम्पिरियन लूप सिर्फ इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देगा। तो जो बी डॉट डी एल है, इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए एम्पिरियन लूप यूज करते हैं। तो देखिए, क्राइटेरिया टू चूज एम्पिरियन, क्राइटेरिया टू चूज एम्पिरियन। फर्स्ट क्राइटेरिया है, इट शुड बी क्लोज, क्लोज लूप होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के पैरेलल भी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है, मैग्नेटिक फील्ड should be uniform throughout the loop। ये जो पूरा लूप है, इस पूरे लूप पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं एम्पीरियन लूप चूज करने के। क्लोज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट। अब आपको ना हर न्यूमेरिकल के लिए ढूंढना नहीं है एम्पीरियन लूप कैसा होगा, बहुत आसान सा मेथड है।
अगर आपके पास स्ट्रेट वायर गिवन फॉर स्ट्रेट और सिलेंड्रिकल वायर, एम्पीरियन लूप इज सर्कुलर। और इतना याद रखना, सारे क्वेश्चंस आपके पास स्ट्रेट वायर और सिलेंडर पर होंगे। अगर स्ट्रेट वायर है या सिलेंडर है तो सर्कल ले लो, दैट इज एन एम्पीरियल लूप। वो सर्कल इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो स्ट्रेट वायर या सिलेंड्रिकल वायर के लिए लूप सर्कुलर लूप, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। उसके अलावा कुछ आता है, जैसे हम कुछ शेप्स देखेंगे सोलोनॉइड में देखेंगे, वहां हम कुछ रैंडम लूप्स ले सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट वायर है और सिलेंड्रिकल वायर तो लूप हम आपका हमेशा सर्कुलर। इतना लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसलिए। भाई इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, मैं इसको रब कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, वो कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ कर दीजिए। सो पहला कहता है, पहला है प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का जब आप प्रूफ लोगे, सो हम एक स्मॉल एक वायर लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्योंकि लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन नोन होता है। एक लॉन्ग वायर ले ली, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड एक लूप कंसीडर कर लिया, सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप में आपको दिख जाएगा कि एम्पीरियन लूप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस वायर से कुछ करंट आए जा रहा है, रेडियस ऑफ द लूप इज आर। सो कंसिडर an Empyrean loop of radius r around a long straight wire. Around a long straight wire. So अगर आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली, तो उसके अराउंड आपने एक सर्कुलर लूप लिया हुआ जिसे आप एम्पीरियन लूप कह रहे हैं, अराउंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल देखिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। बस इसे सॉल्व करना है। तो देखो पहले लूप का डायरेक्शन देखते हैं। लूप किस प्लेन में, कौन सा प्लेन है लूप का? ये जो लूप दी हुई है किस प्लेन में?
एग्जैक्ट प्लेन में। लूप का डायरेक्शन ये हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लूप का डायरेक्शन होगा। यहां अगर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, देखो ये लूप ऐसे नहीं रखी, ऐसे रखी हुई है, तो जब तुम लाइन एलिमेंट टेंजेंट लोगे ना तो वो टेंजेंट अपवर्ड्स नहीं जाएगा, इनवर्ड्स जाएगा। करके देखो, ये एक्स वाई प्लेन होता है, इसमें अगर होता तो टेंजेंट ऊपर जाता, लेकिन ये ऐसा है, ऐसे घूम रहा है। जब तुम टेंजेंट लोगे तो टेंजेंट अंदर जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ। तो जो डीएल का डायरेक्शन मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ये जो मैं डीएल आपको दिखा रहा हूं, ये एक्चुअल में डीएल इनवर्ड्स है, अपवर्ड्स नहीं, इनवर्ड्स है। डीएल इज इनवर्ड्स, ये डायरेक्शन है डीएल का। अच्छा, मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डीएल एक बार और। जो है देखो, कॉइल रखी एक्जेक्ट प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्जेक्ट प्लेन है, ऐसे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एक एलिमेंट लोगे, इस एलिमेंट का ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ जब लोगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा? इनवर्ड्स। ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन इनवर्ड्स हो जाएगा, इनवर्ड्स इनवर्ड्स जाएगा डीएल का डायरेक्शन। जोएब क्लियर हुआ? सब गड़बड़ कर रहे हैं, एक दो बच्चों का सही है, बाकी सब गड़बड़ मार रहे हैं। बाकी लोग लिखना जरा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अस्का का सही है, वजाहत का सही था। अरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, रहबर का सही था, जाहिद का सही है, राशिद का सही है, और अरे उस्मान, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज की होगी, लूप एंटी क्लॉकवाइज है। मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। उस्मा का गलत, स्वालेहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले रहा हूँ। अमान का भी गलत, फैजान का सही है। अबे करंट के अलॉन्ग रखो, करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट की तरफ कल करो, देखो थंब कहाँ जा रहा है? करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर रखो, पॉइंट की तरफ कल कर दो, थंब इनवर्ड्स जा रहा है। ऐसे रखा अपवर्ड्स, पॉइंट की तरफ कल कर दिया, ऐसे रखकर पॉइंट की तरफ कल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनवर्ड्स। सनफ, ये तो अभी थोड़ी ना सिखाया, ये तो बायर सेवर्ट्स लॉ का यूज कर रहा हूँ। बायर सेवर्ट्स लॉ में सिखाया था वायर स्ट्रेट वायर, इसीलिए मैंने कहा था वायर ना सीखी तो आगे परेशान रहोगे। ये करंट जा रहा है, दोबारा सीख लो। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 4 नंबर का क्वेश्चन गया तुमसे। करंट के अलॉन्ग रखो हाथ ऊपर, सनफ आज सीख लो वरना आगे फिर परेशानी होगी। करंट ऊपर रखो, पॉइंट की तरफ कल कर दो, ये रहा पॉइंट, ऐसे रखो, पॉइंट की तरफ कल कर दो। हाँ सनफ, देखो जरा राइट हैंड थंब रूल लगाकर, कहाँ जा रहा है थंब, कहाँ जा रहा है तुम्हारा? हार्दिक क्या लिख रहे हो? वायर के का क्या मतलब है? हाँ अब सही है। अलीजा फिर एंटी क्लॉकवाइज, अरे लूप का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले रहा। हार्दिक, वायर के परपेंडिकुलर तो 4 डायरेक्शंस हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, उनमें से कहा? सनफ अप्लाई करो, करंट के अलॉन्ग रखो और पॉइंट की तरफ कर्ल करो, थंब कहाँ जा रहा है? हाँ सनाउल, इनवर्ड्स होगा। हाँ, करंट की तरफ लिया, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। सो ये कुछ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल जो होगा, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो। हाँ सनाउल, बिल्कुल बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। इट्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी।
अब कोई मुझे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बता दो, वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी, वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी? प्रांजल, राशिद, सादिया, साहिल, समीर, साकिब, स्वालिहा। अरे जीरो, प्रांजल ये हर चीज जीरो क्यों हो जाती है? हाँ वजाहत का सही है। तहरीम, तुबा, नहीं स्वालिहा ये तो नहीं होती। अस्का तुम भी गलत कर रही हो। अच्छा हाँ, सही है सही है, अस्का का सही है, स्वाहिदा का सही है। दुआ, नगमा, कहकशां, धावल, योगेश। ये कुछ जगह थे रहो बस है मुझे वो। म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। एक लॉन्ग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये होती है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। रख दो जरा यहाँ। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी की वैल्यू रख दो म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर इंटू डी एल। अब देखिए यहाँ म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, आई कांस्टेंट था बाहर चला गया, टू पाई आर कांस्टेंट था बाहर चला गया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी। सो इट्स म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर। तो डीएल का क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा टू पाई आर। जब आप डीएल का क्लोज इंटीग्रल लोगे देन दैट क्लोज इंटीग्रल इज टू पाई आर। टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल हो गया। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कितना आया? म्यू नॉट। बस ऐसे एम्पियर सर्किट लॉ प्रूफ हो जाता है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो न्यूमेरिकल करते हैं। आई टोटल करंट है। अच्छा समझ नहीं आया। देखिए आपने क्या किया, एक वायर है, आपको प्रूफ करना है कि बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई आता है। तो आपने क्या किया, वायर ली, इस वायर से कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, लॉन्ग वायर। जिस स्टेप पे ना है ना आयशा वहां बताना, ये बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना किस स्टेप पे परेशानी थी। वायर के अराउंड एक लूप ले ली, सर्कुलर लूप जिसका रेडियस आर। लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, थंब रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, कर्वेचर आपको देगा लूप का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज और लूप एग्जिट प्लेन में। दैट मींस अगर यहाँ डीएल लोगे तो वो डीएल इनवर्ड जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बायर सेवर्ट्स लॉ में कई हफ्तों से यही पढ़ रहे हैं, करंट के अलोंग रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल किया, थंब इनवर्ड जाएगा। डी एल बी इनवर्ड्स, पी भी इनवर्ड्स। अगर ये दोनों इनवर्ड्स तो एंगल इनके बीच में 0 डिग्री, पी डी एल कॉस जीरो, पी डी एल आ गया। अब इसके बाद बी, एक लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। एक लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। सो इस बी की जगह मैंने म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर डीएल रख दिया। अब देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, टू पाई कांस्टेंट है, आर फिक्स डिस्टेंस पर ही तो ले रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, आर भी कांस्टेंट है, बचा डीएल। जब पूरी लेंथ पर इंटीग्रेट करोगे डीएल पर तो क्या मिलेगा, डीएल पर इंटीग्रेट करना मतलब है जितने भी स्मॉल डीएल एलिमेंट्स थे सबको ऐड कर दिया। ये काम तो बायो-सेवर्ट्स लॉ की डेरिवेशन में भी कई बार करा है। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो टोटल सर्कमफेरेंस मिलेगा टू पाई आर, टू पाई आर से टू पाई आर गया, म्यू नॉट आया गया। हाँ उस्मा, क्लोज इंटीग्रल आया आप समझ में तुम्हारे?
हाँ सनाउल, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ डीएल लोगे तो आउटवर्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड जाएगा, तो एंगल 0 डिग्री। उसमें नो का क्या मतलब है, नहीं समझ में आया या डाउट नहीं है? सनाउल कहीं भी ले लो, डीएल और बी पैरेलल होगा अगर एक जगह है, यहाँ लोगे बी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट एक दूसरे के पैरेलल है। देखो बैच में ना ये 20-25 बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं डाउट्स, और मैं उनके कवर करता रहता हूँ। 10-15 ऐसे हैं जिनको पता है मुझे डाउट्स ज्यादा नहीं होते तो कर लेते हैं, लेकिन 30-35 बच्चे हुए हैं जिनका मुझे पता है डाउट्स होते हैं, पूछते नहीं है, अपना नुकसान करते हैं। भाई ये पूरे साल थोड़ी ना चलेगा, मार्च में तो एग्जाम्स होंगे ही होंगे तुम्हारे, और उस एग्जाम का तो स्टैंडर्ड सेम ही रहेगा। हाँ मोटा टेंजेंशियली तो ले रहा हूँ, देखो लूप में ऐसे करंट जा रहा है तो डीएल टेंजेंट ही तो लिया है। अब लूप ऐसी है तो टेंजेंट ऊपर तो नहीं जाएगा, टेंजेंट तो इनवर्ड जाएगा। भाई बोर्ड्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पिछले साल हुए थे, ये जितने ढीले पड़े हुए हैं। सादिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रोज है, 9:15 नहीं है, 9:30 है, 9:30 यही मीटिंग आईडी है। अरे जोहेब, वहां जो डीएल परपेंडिकुलर टू बी होता था ना, अरे अच्छा 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 अच्छा, डीएल परपेंडिकुलर टू बी होता था, डीएल उस वायर का पोर्शन है जहां से करंट पास हो रहा है। जब लिखते हैं ना डीएल इज परपेंडिकुलर टू बी, तो डीएल उस वायर का पोर्शन होता है, इसका डीएल होगा, लूप का नहीं। डीएल उसका पोर्शन है जहां से करंट जा रहा है। चलो अच्छा वो पूछ लिया तुमने, और किसी को ये गलत फहमी ना हो, डीएल उसका पोर्शन होता है जहां से करंट पास हो रहा है। अरबाब, आपकी जिस जिस दिन क्लास है मेरे साथ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9:30 PM मैं अवेलेबल हूँ डाउट्स के लिए, लेकिन 9:30 से 9:45 हूँ बस। ऐसा ना हो कोई 10 बजे आ रहा हो रात के। और जो भी क्लास के डाउट्स हैं वो सारे इसमें डिस्कस करूंगा, जो भी क्लास में नहीं समझ में आया, कोई परेशानी है वो। सनाउल का क्वेश्चन है, अगर सामने लेंगे तो क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का? भाई यहाँ लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी, इधर लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, अगर इस वाले पर ले रहे हो। सनाउल यहाँ ले रहे हो तो नेगेटिव एक्स, यहाँ लोगे पॉजिटिव एक्स, यहाँ लोगे आउटवर्ड्स, यहाँ लिया इनवर्ड्स। उसी हिसाब से डीएल का डायरेक्शन देख लो, सेम होगा डीएल का डायरेक्शन। हाफ रिंग में बी का डायरेक्शन सेम है, बट डीएल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है देखो, अगर आपने ये हाफ रिंग ले ली, ऐसे ले लो हाफ रिंग ये वाली, यहाँ डीएल इस डायरेक्शन में इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड्स। यहाँ जब तुम राइट हैंड थंब रूल इस जगह लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी। पॉइंट अब यहाँ थोड़ी ना, पॉइंट तो वायर इधर थी, अगर पॉइंट ऊपर चला गया इधर, ऐसे कल करोगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगी। यहाँ लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ बी और डी एल पैरेलल, तो पूरी लूप पे हर जगह बी और डी एल पैरेलल। उसका मुझे समझ में नहीं आया, बी का डायरेक्शन सेम कैसे है? बी का डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है भाई, ये वायर है, वायर से यहां लूंगा तो इनवर्ट्स, लेकिन वायर की वजह से यहां लूंगा अगर, तब तो लेफ्टवर्ड्स हो जाएगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो ये ऐसे गया, इधर लोगे तो थंब बाहर ही तो आ रहा है। सेकंड पोर्शन किसे कह रही हो उसका, इसको सेकंड पोर्शन कह रही हो ना।
इसको सेकंड पोजीशन कह रहे हो ना, तो सेकंड पोजीशन में भी राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। हाँ, हाफ लूप में इसे कह रहे हो सेकंड पोजीशन, इसे फर्स्ट कह दूं, इसे सेकंड कह दूं, इसका ऐसे ही कह रहे हो। तो देखो, ये रही वायर आपकी, ये रहा पॉइंट, यहाँ है ना पॉइंट, ऐसे जा रहा है ना लूप, यहाँ ऐसे लिया, ऐसे कर्ल कर दिया, थंब जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। ये रहा वायर, ये रहा पॉइंट, ऐसे रखा, यहाँ कर्ल कर दिया, थंब जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, इसका। वजह टॉप व्यू से ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, टॉप व्यू में वायर नहीं दिख रही होगी। वही हो गया, इतना रब कर दूं इसको। वजह तुम्हारा भी कोई डाउट है? चलो, अच्छा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन आप करके रखोगे। डिराइव expression of magnetic field due to long straight wire. Long straight wire using ampere circuit. हमार सैटरडे और संडे जो क्लास होती है, इसका टाइम होता है 10:30 to 12, मॉर्निंग 10:30 to 12, सैटरडे और संडे। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। इसे ट्राई करिएगा, एक्सप्रेशन आपको पता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई।